ये हमें पता है कि हमारे इकोनॉमी में 3 मेजर सेक्टर्स हैं। कौन कौन से 3 मेजर सेक्टर्स हैं? एक है प्राइमरी सेक्टर जो कि डील करता है एग्रीकल्चर से, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर जो कि डील करता है मैन्युफैक्चरिंग से, और तीसरा है सर्विसेज सेक्टर। ये 3 मेजर सेक्टर्स हैं हमारे इकोनॉमी के। इनफैक्ट हम ये भी जानते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्टर है ये प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल्स को यूज़ करता है और मैन्युफैक्चर करता है कंज्यूमर गुड्स को और कैपिटल गुड्स को। इनफैक्ट हमारी जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो सेकंड मेजर कंट्रीब्यूटर है। दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हमारी जीडीपी में कौन सा सेक्टर है? इंडस्ट्रियल सेक्टर है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे सर्विसेज सेक्टर है। और इसलिए ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। सवाल ये आता है कि ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसके करंट ट्रेंड्स क्या कहते हैं। एक तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में हमारा शेयर सिर्फ 2.8% है। इंडिया का शेयर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ कितना है? 2.8% है। चाइना का शेयर कितना है? 28.8%। मतलब यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग को सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है? क्लासिफिकेशन बड़ा सिंपल है। एक है माइनिंग एंड क्वेरिंग, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, और चौथा है कंस्ट्रक्शन। हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है? बहुत सिंपल। एक है माइनिंग एंड क्वेरिंग, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, और चौथा है कंस्ट्रक्शन। एक सवाल ये भी आता है कि पिछले 5-6 साल में हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की कहानी क्या रही है। देखो, जब पेंडेमिक आया, जब कोविड आया, तो ये जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था ये बहुत बैडली अफेक्ट हुआ, इसको खूब सारा नुकसान हुआ। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 21 में इंडस्ट्रियल सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भारी गिरावट देखने को मिली। और फाइनेंशियल ईयर 21 के बाद भी जो सब्सिक्वेंट ईयर्स आए उनमें भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में फ्लक्चुएशंस देखने को मिले। ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ये कभी ऊपर रही तो कभी नीचे रही, इसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस देखने को मिले। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी हायर देन द एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल में ऑन एन एवरेज हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की जितनी ग्रोथ रही है उसके कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 25 में ये ग्रोथ हायर रहेगी, ये ग्रोथ ऊपर रहेगी। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 25 के जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रू बाय 6.2%, और ये जो 6.2% की रेट रही इट इज़ ड्रिवन बाय कंस्ट्रक्शन, इट इज़ ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मोटा मोटा अगर बोलें तो इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेके पॉजिटिव साइंस दे रहा है। इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका डेटा इंडिकेट कर रहा है कि जो आने वाला साल है, जो आने वाला टाइम है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बेहतर होने वाला है। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बेहतर तरीके से ग्रो करने वाला है, जो कि अच्छी बात है। बिकॉज किसी भी इकोनॉमी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, खासकर आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। अगर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बेहतर तरीके से ग्रो करेगा तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी बेहतर तरीके से ग्रो करेगी, हमारी ओवरऑल कंट्री बेहतर तरीके से ग्रो करेगी। ये बेसिक है, ये ट्रेंड्स, ये डेटा, इस ट्रेंड को, इस डेटा को दिमाग में रखो, कहीं ना कहीं काम आ जाता है। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों चीज़ें तो खुद से कर दिया करो, होपफुली आपने कर भी दी होगी बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है। और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो, हेल्प कर सकते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है कि प्री 1991 हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। और इवोल्यूशन बड़ा सिंपल रहा। सबसे पहले 1948 में लाया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को, 1948 में लाया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को, जिसको बुलाया जाता है IPR 1948। और इस IPR 1948 के तहत हमने मिक्स्ड इकोनॉमी के सिस्टम को अडॉप्ट किया। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें
तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया जाता है। तो आईपीआर 1948 के तहत हमने मिक्स्ड इकोनॉमी के सिस्टम को अडॉप्ट किया और हमारा फोकस किस चीज़ पे था? हमारा फोकस था कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के ऊपर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के ऊपर। इनफैक्ट हमारा इस तरफ भी ध्यान था कि हम रोड्स को, रेलवेज को, इलेक्ट्रिसिटी को और इरिगेशन को भी डेवलप करें। आईपीआर 1948 के तहत एक तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी के सिस्टम को अडॉप्ट किया, दूसरा हमारा फोकस था कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के ऊपर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के ऊपर, और तीसरा हमने फोकस किया रोड्स, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन के डेवलपमेंट के ऊपर। इसी आईपीआर ऑफ 1948 में हमने हमारे इंडस्ट्रीज को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया? एक ऐसे इंडस्ट्रीज थे जो कि एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली के अंडर थे, वो इंडस्ट्रीज जिनमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही पार्टिसिपेट कर सकती थी। और ये कौन से इंडस्ट्रीज थे? एक तो आर्म्स एंड एमिनिशन, दूसरा एटॉमिक एनर्जी और तीसरा रेल ट्रांसपोर्ट। तो एक वो इंडस्ट्रीज थे जो कि एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली के अंडर थे। दूसरे इंडस्ट्रीज थे जो कि मिक्स्ड सेक्टर के अंडर थे, वो इंडस्ट्रीज जिनमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इसके तहत रखी गई 6 इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी? कोल, आयरन एंड स्टील, एयरक्राफ्ट, शिप बिल्डिंग, मिनरल ऑयल, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन। फिर तीसरी कैटेगरी थी इंडस्ट्रीज की, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए अवेलेबल थी, लेकिन इस प्राइवेट सेक्टर को सरकार बहुत हैवीली रेगुलेट कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी। और इसके तहत रखी गई 18 इंडस्ट्रीज। और चौथी वो इंडस्ट्रीज थी जो कि एकदम फ्रीली प्राइवेट सेक्टर के अंडर में फंक्शन कर रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो आईपीआर 1948 के तहत हमने इंडस्ट्रीज को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज? एक तो वो इंडस्ट्रीज जो कि एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली में थी, दूसरी वो इंडस्ट्रीज जो कि मिक्स्ड सेक्टर के तहत थी, तीसरी वो इंडस्ट्रीज जो कि थी तो प्राइवेट सेक्टर के अंडर, लेकिन इस प्राइवेट सेक्टर को सरकार बहुत हैवीली रेगुलेट कर रही थी, और चौथी वो इंडस्ट्रीज जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंडर थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इस आईपीआर ऑफ 1948 के बाद लाया गया आईपीआर ऑफ 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956। और ये जो 1956 का आईपीआर था, ये बेस था पीसी महलनोबिस मॉडल के ऊपर। महलनोबिस मॉडल क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। अगर आप सेशंस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपने फॉर श्योर इसके बारे में पढ़ा होगा। ये जो महलनोबिस मॉडल है, इसमें फोकस किया गया था हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो ये जो आईपीआर ऑफ 1956 था, इसमें भी फोकस किस पे किया गया? हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया गया 1956 के आईपीआर के तहत, इंडस्ट्रीज का जो क्लासिफिकेशन है उसको थोड़ा सा बदला गया, और अब इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया? एक थी शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, और इस शेड्यूल ए में रखी गई 17 इंडस्ट्रीज। दूसरी थी शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए ओपन थी, और इसमें रखी गई 12 इंडस्ट्रीज। और तीसरी थी शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को अगर एंटर करना है तो सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, मतलब सरकार इसको हैवीली रेगुलेट कर रही थी। जितनी भी बची कुची इंडस्ट्रीज थी सबको डाल दिया गया शेड्यूल सी में। 1956 के आईपीआर के तहत इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। पहले 1948 वाले आईपीआर में इंडस्ट्रीज को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया था, अब 3 में कर दिया गया। और अब क्लासिफिकेशन क्या कहता था कि शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज हैं जो कि पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज हैं जो कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए ओपन है, और तीसरी शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन तो हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को अगर एंटर करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, हैवीली रेगुलेट किया जाता था इनको। फिर 1969 में लाया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट। 1969 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट लाया गया, और इसके तहत मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस MRTP एक्ट ऑफ 1969 को इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो MRTP एक्ट ऑफ 1969 था, इसको लाया गया था दत्त कमेटी की रिकमेंडेशन पे। बेसिकली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था MRTP एक्ट ऑफ 1969 को। बट हाँ, इस MRTP एक्ट ऑफ 1969 को लेटर ऑन रिप्लेस कर दिया गया था बाय कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002।
तो 1969 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट के तहत MRTP एक्ट ऑफ 1969 को लाया गया था। फिर 1973 में एक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट लाया गया, और ये जो 1973 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट था, इसके तहत 6 कोर इंडस्ट्रीज की बात की गई। कौन कौन सी 6 कोर इंडस्ट्रीज की बात की गई? आयरन एंड स्टील, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, ऑयल रिफाइनरी और इलेक्ट्रिसिटी। 1973 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट के तहत बात की गई 6 कोर इंडस्ट्रीज की। कौन कौन सी 6 कोर इंडस्ट्रीज? आयरन एंड स्टील, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, ऑयल रिफाइनरी और इलेक्ट्रिसिटी। और इस 1973 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट में फोकस किया गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर, मतलब प्राइवेट सेक्टर को और थोड़ा इन्वॉल्व किया जा रहा था, और साथ ही फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1973 को लाया गया। लेकिन ये जो फॉरेन एक्सचेंज है, इसको बहुत हैविली रेगुलेट किया जाता था। तो 1973 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट, इसमें बात की गई 6 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में। फिर एक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट लाया गया 1977 में, और 1977 ये दौर है जब जनता गवर्नमेंट पावर में थी, और जनता गवर्नमेंट ने हमारी जो पिछले 20-25 साल से पॉलिसी चली आ रही थी, उसको पूरे तरीके से चेंज कर दिया। और 1977 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट में फोकस किया गया स्मॉल और टाइनी इंडस्ट्रीज के ऊपर। बात की गई इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल ग्रोथ के क्लोज इंटरेक्शन के बारे में, और हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखा गया पावर जनरेशन को और ट्रांसमिशन सेक्टर को। तो 1977 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट था, उसमें फोकस किस पे था? स्मॉल एंड टाइनी इंडस्ट्रीज के ऊपर। फिर 1980 में लाया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट को, और ये जो 1980 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट था, इसमें एक बार फिर से इंपॉर्टेंस दी गई पब्लिक सेक्टर को, बिकॉज पब्लिक सेक्टर को रिलायबल माना गया, पब्लिक सेक्टर को लॉन्ग टर्म माना गया, पब्लिक सेक्टर को डिपेंडेंट सेक्टर माना गया। तो 1980 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट में एक बार फिर से फोकस किया गया, एक बार फिर से इंपॉर्टेंस दी गई पब्लिक सेक्टर को। लेकिन हाँ, साथ ही साथ बहुत सारे इंडस्ट्रीज को जो लाइसेंसिंग के नॉर्म्स थे, उन लाइसेंस के नॉर्म्स में रिलैक्सेशन दे दिया गया। डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन प्रमोट करने की बात की गई, और डोमेस्टिक मार्केट को मॉडर्नाइज करने की बात की गई, और बात की गई एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री को प्रमोट करने के बारे में। जैसे हम 1990-91 के पास आते जाएंगे, वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा कि पीछे से काम होते आ रहा है। आपको देखने को मिलेगा कि देखो, यहाँ पे लाइसेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं, उनको रिलैक्स कर दिया गया है। यहाँ पे बात की जा रही है डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन को प्रमोट करने की, यहाँ पे बात की जा रही है एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की। अगर मोटा मोटा बोलें तो प्री 1991 पॉलिसीज़ के मेजर फीचर्स क्या थे? एक तो बहुत सिग्निफिकेंटली फोकस किया गया लोकल इंडस्ट्रीज़ के प्रोटेक्शन के ऊपर। कॉटेज इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, उनको प्रोटेक्ट करने के ऊपर खूब ध्यान दिया गया। दूसरा बात की गई इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी के बारे में। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी क्या होती है? बहुत सिंपल। सरकार ये कह रही थी कि जिन चीज़ों को हम घर पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, घर पे बना सकते हैं, उनको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको घर पे ही मैन्युफैक्चर करो, उनको घर पे ही तैयार करो। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी को बहुत प्रमोट किया गया, इस पर बहुत फोकस किया गया प्री 1991 पॉलिसीज़ में। लाइसेंसिंग और रेगुलेशंस बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नॉर्म्स थे, ये भी अभी हम पढ़ के आए हैं। फॉरेन कैपिटल के ऊपर खूब सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, ना के बराबर फॉरेन कैपिटल अलाउड थी, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ चढ़ के प्रमोट किया जा रहा था। ये जितनी भी बातचीत हमने की प्री 1991 पॉलिसीज़ के बारे में, इसका मोटा मोटा आउटकम ये है कि हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी की तरीके से फंक्शन कर रहे थे, और अपने इकोनॉमी में जो छोटे स्केल के इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको प्रमोट करने के लिए काम कर रहे थे, और बड़े इंडस्ट्रीज़ को बहुत हैविली रेगुलेट कर रहे थे। लेकिन फिर 1991 में LPG रिफॉर्म्स हुए, और एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई 1991 में। और इस 1991 की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में शिफ्ट देखने को मिला फ्रॉम रेगुलेशन टू डेवलपमेंट। अब तक हम इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट कर रहे थे, अब इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमारा फोकस था डेवलपमेंट के ऊपर, कि भैया इकोनॉमी को खोलो और डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दो, रेगुलेशन से काम नहीं चलेगा। इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बात की गई इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग के बारे में। ये जो इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी, इसको सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए अबॉलिश कर दिया गया एक्सेप्ट 18। सिर्फ 18 ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जिनके लिए अभी भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी, अदरवाइज बाकी सब के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को पूरे तरीके से अबॉलिश कर दिया गया। आज की डेट में प्रेजेंटली
हमारे कंट्री में सिर्फ 6 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें अगर आपको एंटर करना है तो आपको कंपल्सरीली लाइसेंस लेना पड़ेगा। और वो 6 इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? एक तो डिस्टिलेशन एंड ब्रूइंग ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स। अगर आप कोई एल्कोहलिक ड्रिंक बना रहे हो तो आपको कंपल्सरीली लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा, सिगार्स और सिगरेट्स वगैरह जो भी होती हैं टबैको की, इस इंडस्ट्री में आप जा रहे हो तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस, यहाँ भी लाइसेंस कंपलसरी है। चौथा, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, जैसे आप गन पाउडर बना रहे हो, मैच पाउडर वगैरह बना रहे हो तो इस इंडस्ट्री के लिए भी आपको कंपलसरीली लाइसेंस लेना पड़ेगा। कुछ स्पेसिफिक हजार्डस केमिकल्स वाली इंडस्ट्रीज में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में अगर आप एंटर कर रहे हो तो यहाँ भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये वो 6 इंडस्ट्रीज हैं आज की डेट में जहाँ पे आपको मैंडेटरीली कंपल्सरीली लाइसेंस लेना ही लेना पड़ता है। लेकिन हाँ, शुरुआत हमने कहाँ से की? 1991 में बाकी सभी इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस को अबॉलिश कर दिया गया। सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस की ज़रूरत थी और इसको कम करते करते आज की डेट में सिर्फ 6 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना ही लेना पड़ता है। तो एक तो इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग की गई, दूसरा डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जो कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी। ये जो इंडस्ट्रीज थी इनका नंबर रिड्यूस कर दिया गया, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया गया। पहले ये नंबर था 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर, जिनमें सिर्फ सरकार पार्टिसिपेट कर सकती थी। इस नंबर को रिड्यूस करके कितना कर दिया गया था? 8 कर दिया गया था 1991 में। और आज की डेट में सिर्फ 2 ही इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि रिजर्व्ड हैं पब्लिक सेक्टर के लिए। कौन कौन सी? एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ऑपरेशंस। तो 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक तो इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग के ऊपर फोकस किया गया, दूसरा डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया गया, बिकॉज इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया था तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया गया। इनफैक्ट एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को भी स्टैब्लिश किया गया। इसके अलावा डाइल्यूशन ऑफ प्रोटेक्शन अर्लियर गिवन टू दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जिस लेवल पे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दी जा रही थी, अब उस लेवल की प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही थी। फोकस किया गया सिक इंडस्ट्रीज को बंद करने के ऊपर। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि ऑपरेट नहीं कर रही थी, जिनसे कोई फायदा नहीं हो रहा था, जिनसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, जो कि ग्रो नहीं कर रही थी, ऐसी सिक इंडस्ट्रीज को बंद करने के ऊपर भी फोकस किया गया। और फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स किए गए ताकि रेस्ट्रिक्टिव वे में ही सही, लेकिन हाँ, अगर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है तो उसको बाहर से यहाँ पर ले आया जा सके, लाया जा सके, तो फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स भी किए गए। मोटा मोटा अगर बोलें तो हमने इकोनॉमी को ओपन किया, हमने अपने इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के लिए और फॉरेन मार्केट के लिए ओपन किया इस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 के थ्रू। अच्छा, पॉलिसीज़ की बात हो गई। फिर इसके बाद बात आती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं? बहुत सिंपल, ऐसी कंपनीज जिनको या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलके ओन करती हैं, ऐसी कंपनीज को बुलाया जाता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ऐसे कंपनीज को बुलाया जाता है PSUs। अगर और सिंपल लैंग्वेज बोलें तो जितनी भी सरकारी कंपनीज होती हैं उन सरकारी कंपनीज को बुलाया जाता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और सरकारी कंपनी होने का मतलब क्या है कि उस कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक सरकार का है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलके ओन करती हैं। ऐसे कंपनीज को बुलाया जाता है PSUs। और ये जो PSUs हैं इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करके देखा जा सकता है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज? एक होती है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSEs। दूसरे होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स और तीसरी होती हैं स्टेट लेवल पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये जो PSUs हैं इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करके देखा जा सकता है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज? एक होते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSEs, दूसरे होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स और तीसरी होती हैं स्टेट लेवल पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं CPSEs हैं, ये वो कंपनीज होती हैं जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट का मेजॉरिटी स्टेक होता है। ऐसे कंपनीज जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है उनको बुलाया जाता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनको बुलाया जाता है CPSEs। और ये जो CPSEs हैं इनको एडमिनिस्टर करने का काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस का।
CPSEs को एडमिनिस्टर करने का काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस का। और ये जो CPSEs हैं ये 4 सेक्टर्स में ऑपरेट करती हैं। कौन कौन से 4 सेक्टर्स में ऑपरेट करती हैं? एक तो एग्रीकल्चर, दूसरा माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग और चौथा सर्विसेज। बहुत सिंपल, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं? ऐसी कंपनीज जिनको या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलके ओन करते हैं, उन कंपनीज को बुलाया जाता है PSUs, उन कंपनीज को बुलाया जाता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये जो PSUs होती हैं इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करके देखा जाता है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज? एक होती है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSEs, दूसरे होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स और तीसरी होती है स्टेट लेवल पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं CPSEs हैं, ये वो कंपनीज हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है। CPSEs को एडमिनिस्टर करने का काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस का। CPSEs जो हैं वो 4 सेक्टर्स में ऑपरेट करती हैं। कौन कौन से 4 सेक्टर्स? एक एग्रीकल्चर, दूसरा माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग और चौथा सर्विसेज। ये जो CPSEs हैं इनको भी फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करके देखा जाता है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करके देखा जाता है? एक होती है महारत्नास, दूसरी होती है नवरत्नास और तीसरी होती है मिनी रत्नास। और ये जो मिनी रत्नास हैं इनमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक होती है कैटेगरी 1 और दूसरी होती है कैटेगरी 2। CPSEs को भी फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करके देखा जाता है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज? एक होती है महारत्नास, दूसरी होती है नवरत्नास और तीसरी होती है मिनी रत्नास। और ये जो मिनी रत्नास हैं इसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है कैटेगरी 1 और दूसरी होती है कैटेगरी 2। अच्छा, किस CPSE को किस क्लासिफिकेशन में रखना है, किस कैटेगरी में रखना है, ये काम किसका है? ये काम है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का। सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी कौन सी है? महारत्ना। महारत्ना इज द टॉप मोस्ट कैटेगरी। अब एक एक करके इन तीनों कैटेगरीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नवरत्नास के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस नवरत्ना नाम की कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया 1997 में। कब इंट्रोड्यूस किया? 1997 में इंट्रोड्यूस किया। सवाल ये आता है कि किसी भी CPSE को नवरत्ना स्टेटस देने के लिए क्या क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है? क्राइटेरिया क्या रिक्वायर्ड है? एक तो वो जो CPSE है जो नवरत्ना का स्टेटस चाहती है वो पहले से मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस उसको मिला होना चाहिए। वो पहले से मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में होनी चाहिए और शेड्यूल A में लिस्टेड होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि वो जो CPSE है उसके पास में मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस होना चाहिए और शेड्यूल A में वो लिस्टेड होनी चाहिए। दूसरा, पिछले 5 साल में उसने कम से कम 3 बहुत अच्छे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स साइन किए होने चाहिए। एक कंडीशन क्या है कि वो जो CPSE है वो पहले से मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में होनी चाहिए और शेड्यूल A में लिस्टेड होनी चाहिए। दूसरा, उसने पिछले 5 साल में कम से कम 3 बहुत अच्छे MOUs साइन किए होने चाहिए। तीसरा, उसका जो कंपोजिट स्कोर है वो कम से कम 60 होना चाहिए आउट ऑफ 100 बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल में उसने कैसा परफॉर्म किया, उसका जो स्कोर है वो कम से कम 60 होना चाहिए। और ये जो स्कोर है ये स्कोर दिया जाता है वेरियस पैरामीटर्स के ऊपर। वो पैरामीटर्स कौन से हैं? नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ देखी जाती है और इसके लिए मैक्सिमम स्कोर दिया जा सकता है 25। मैन पावर कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखी जाती है, इसके लिए मैक्सिमम स्कोर दिया जाता है 15। ग्रॉस मार्जिन एज परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाता है, इसके लिए भी मैक्सिमम स्कोर दिया जाता है 15। ग्रॉस प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर देखा जाता है, इसके लिए भी मैक्सिमम स्कोर कितना दिया जाता है? 15। अर्निंग्स पर शेयर देखी जाती हैं और इसके लिए मैक्सिमम स्कोर कितना दिया जा सकता है? 10। और फिर इंटर सेक्टोरियल कंपैरिजन किया जाता है और उसके लिए मैक्सिमम 20 नंबर दिए जा सकते हैं। इन 6 पैरामीटर्स को देखा जाता है। पिछले 3 साल में देखा जाता है कि इन 6 पैरामीटर्स के ऊपर कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। अगर कंपोजिट स्कोर कम से कम 60 आ जाएगा तो एलिजिबिलिटी फुलफिल हो जाएगी। एक तो क्या होना चाहिए कि वो जो CPSE है उसके पास में ऑलरेडी मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस होना चाहिए और शेड्यूल A में वो लिस्टेड होनी चाहिए। दूसरा, पिछले 5 साल में उसने कम से कम 3 बहुत अच्छे MOUs साइन किए होने चाहिए। तीसरा, पिछले 3 साल में उसने परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से किया होना चाहिए कि इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे
उसको कम से कम स्कोर कितना मिले, 60 मिले आउट ऑफ 100। चौथा, ये जो CPSE है इसके बोर्ड पे 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। जब ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब किसी CPSE को डाला जाता है नवरत्ना कैटेगरी में। आज की डेट में हमारी कंट्री में 24 ऐसे CPSEs हैं जिनके पास में नवरत्ना स्टेटस है। और नवरत्ना स्टेटस मिलने का फ़ायदा क्या होता है, जो भी ऐसी CPSE है जिसको नवरत्ना स्टेटस मिला हुआ है वो अप टू 50% ऑफ इट्स नेटवर्थ को किसी सिंगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है। अपने नेटवर्थ के 15% तक हिस्से को वो किसी सिंगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन हाँ, एब्सोल्यूट सीलिंग है कि जो 15% है ये 1000 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 1000 करोड़ से ज़्यादा का हो रहा है 15% तो फिर गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अदरवाइज विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल 15% या 1000 करोड़ तक ये जो कंपनी है वो किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है। और जो ओवरऑल सीलिंग है सभी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इन सभी प्रोजेक्ट्स में, वो कितनी है, मैक्सिमम 30% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ दैट CPSE। किसी सिंगल प्रोजेक्ट में 15% ऑफ इट्स नेटवर्थ तक इन्वेस्ट कर सकती है विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, या फिर 1000 करोड़ तक। 1000 करोड़ से अगर ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा किसी सिंगल प्रोजेक्ट में तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ओवरऑल सीलिंग क्या है कि सभी प्रोजेक्ट्स में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकती है CPSE, नॉट मोर देन 30% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ दैट CPSE। नवरत्ना स्टेटस क्या होता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होता है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, होपफुली आपको समझ में आएगा। फिर इसके बाद आती है बात मिनी रत्नास के बारे में। और मिनी रत्नास में 2 कैटेगरीज हैं। एक है कैटेगरी 1 मिनी रत्ना। कैटेगरी 1 में वो CPSEs आती हैं जिन्होंने पिछले 3 साल में लगातार प्रॉफिट बनाया होता है, जिन्होंने कम से कम 30 करोड़ से ज़्यादा का प्री टैक्स प्रॉफिट कमाया होता है इन वन ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल में से किसी एक साल में टैक्स देने से पहले जो प्री टैक्स प्रॉफिट है, टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट है वो कम से कम 30 करोड़ से ज़्यादा का हो, और जिनके पास में पॉजिटिव नेटवर्थ होती है, ऐसे CPSEs को डाला जाता है कैटेगरी 1 मिनी रत्ना में। कैटेगरी 1 मिनी रत्ना के लिए कंडीशन क्या है, ऐसे CPSEs जिन्होंने पिछले 3 साल में हर एक साल में प्रॉफिट बनाया हो। दूसरा, पिछले 3 साल में किसी एक साल में जो प्री टैक्स प्रॉफिट है वो 30 करोड़ से ज़्यादा का हो, और जिनकी पॉजिटिव नेटवर्थ हो, उनको डाला जाता है कैटेगरी 1 मिनी रत्ना में। और कैटेगरी 1 मिनी रत्ना स्टेटस मिलने का एडवांटेज क्या होता है, ये जो कैटेगरी 1 वाली मिनी रत्नाज होती हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती हैं विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल अप टू 300 करोड़ और इक्वल टू दी नेटवर्थ विच एवर इज लोअर। मतलब 300 करोड़ तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल कर सकती हैं ये कैटेगरी 1 की मिनी रत्नास। और दूसरी होती हैं कैटेगरी 2 मिनी रत्नास। कैटेगरी 2 मिनी रत्नास कौन सी CPSEs होती हैं, जिन्होंने पिछले 3 साल में प्रॉफिट कमाए हो, कंटिन्यूसली कमाए हो, और जिनकी पॉजिटिव नेटवर्थ हो। पिछले 3 साल में जिन्होंने कॉन्स्टेंटली, जिन्होंने लगातार प्रॉफिट कमाया हो और जिनकी पॉजिटिव नेटवर्थ हो, उनको डाला जाता है कैटेगरी 2 मिनी रत्ना में। और कैटेगरी 2 मिनी रत्ना स्टेटस मिलने का एडवांटेज क्या होता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती हैं अप टू 150 करोड़ और अप टू 50% ऑफ द नेटवर्थ विच एवर इज लोअर विदाउट द गवर्नमेंट अप्रूवल। कैटेगरी 1 वाली 300 करोड़ तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती हैं विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, या अपनी नेटवर्थ जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती हैं। कैटेगरी 2 मिनी रत्नास जो हैं वो 150 करोड़ तक का या अप टू 50% ऑफ द नेटवर्थ तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती हैं विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। आज की डेट में 51 कैटेगरी 1 मिनी रत्नास हैं और 11 कैटेगरी 2 मिनी रत्नास हैं। होपफुली आपको ये भी समझ में आएगा। फिर बात आती है महारत्नास के बारे में। ये जो महारत्नास वाली कैटेगरी है ये मोस्ट रीसेंट कैटेगरी है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया 2010 में। आज की डेट में 14 CPSEs ऐसी हैं जिनको महारत्ना स्टेटस मिला हुआ है। अभी रिसेंटली 2024 में हेल को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, ये महारत्ना का स्टेटस दिया गया है। अच्छा, महारत्ना का स्टेटस देने के लिए क्या क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होता है, एक तो जो भी CPSE महारत्ना का स्टेटस चाहती है उसके पास में पहले से नवरत्ना का स्टेटस होना ही होना चाहिए, नवरत्ना का स्टेटस होना चाहिए। दूसरा,
ये जो CPSE है वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होनी चाहिए विद मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग्स। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग्स की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हुए ये जो CPSE है ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होनी चाहिए। तीसरा, इसका पिछले 3 साल में जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। पिछले 3 साल में जो एवरेज एनुअल नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ से ज़्यादा की होनी चाहिए। और पिछले 3 साल में जो एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। देखो, महारत्ना स्टेटस के लिए एक तो CPSE पहले से नवरत्ना स्टेटस के अंडर होनी चाहिए। दूसरा, वो जो है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होनी चाहिए। तीसरा, पिछले 3 साल में एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। पिछले 3 साल में एवरेज एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ज़्यादा की होनी चाहिए। और पिछले 3 साल में एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,000 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। और ये जो CPSE है इसका ग्लोबल प्रेजेंस होना चाहिए, इसके इंटरनेशनल ऑपरेशंस होने चाहिए, तब किसी CPSE को मिलता है महारत्ना का स्टेटस, जो कि टॉप मोस्ट कैटेगरी है इन स्टेटस में। और महारत्ना स्टेटस मिलने का एडवांटेज क्या होता है कि ये जो CPSE है वो अप टू 15% ऑफ इट्स नेटवर्थ को सिंगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट सीलिंग जो है वो 5,000 करोड़ की है। देखो, 5,000 करोड़ तक या 15% ऑफ द नेटवर्थ तक ये विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है। और ओवरऑल टोटल सीलिंग सभी प्रोजेक्ट्स में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकती है, नॉट मोर देन 30% ऑफ इट्स नेटवर्थ। और इसके साथ ये जो पॉलिसी ऑफ महारत्ना है, ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, इनकी भी बातचीत खत्म हो गई। देखो, ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, काफ़ी टाइम से नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली ये बहुत काम में आता है। प्रीलिम्स में भी काम में आएगा और मेंस में भी काम में आएगा। तो इस चैप्टर को इग्नोर मत करना ये देखे कि यार सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इसमें से। इनडायरेक्टली ये चैप्टर बहुत काम में आता है, तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है CPSE का, इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा ब्रॉडली दिमाग में रखना। मुझे नहीं लगता कि साफ साफ ही पूछ लेंगे कि बताओ क्लासिफिकेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पूछ भी सकते हैं, UPSC का कोई भरोसा नहीं है, बट हाँ कम पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा दिमाग में रखना। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।